हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज है 31 अक्टूबर 2023 और आज का हम देखेंगे द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस पूरा का पूरा, जिसके अंदर हम करेंगे इसका डिटेल एनालिसिस, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आ जाइए, इसे बिना देरी करे इसे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। देखिए, जो ये इसकी लेक्चर की PDF है, ये आपको लर्न 24 अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कंप्लीट वापस अपने रिवीजन के लिए पढ़ सकते हैं। तो आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली खबर है सुप्रीम कोर्ट पुट्स महाराष्ट्र। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, महाराष्ट्र के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं उनको कहा है कि भाई आपके पास में जो डिफेक्शन से रिलेटेड केसेस पड़े हुए हैं, तो आप उस पर कोई जजमेंट क्यों नहीं ले रहे हैं। तो इसके लिए इन्हें डेडलाइन दे दी गई है कि इससे पहले आपके पास जितने भी डिफेक्शन से रिलेटेड केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं उन पर आप कोई ना कोई जजमेंट दें। ठीक है, अब देखिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और हालांकि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में। ठीक है, तो अब देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ ये क्यों अस्तित्व में आया, इसका रीज़न क्या था। देखो 1967 के अंदर एक थे MLA, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हरियाणा के, तो उनका नाम था गया राम। ठीक है, गया राम। अब इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली थी। तो इसीलिए इस तरह के कार्य को रोकने के लिए, ठीक है, इनको जहां फायदा मिल रहा था उधर की तरफ ये शिफ्ट हो जा रहे थे, उधर की तरफ लुढ़क जा रहे थे एक तरीके से। तो इस चीज़ को रोकने के लिए किसी भी MP का इधर से उधर लुढ़कना, दूसरी पार्टी में जाना, मर्ज होना, जिसकी वजह से किसी दूसरी पार्टी को नुकसान ना हो, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका पार्ट 10 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना। शेड्यूल कौन सा, भाग नहीं, शेड्यूल, सॉरी, शेड्यूल 10th। ठीक है, 10वीं अनुसूची के अंदर इसको मर्ज किया गया। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा आज ये नीचे देखते हैं। इसके अलावा देखिए जो डिफेक्शन है, पहले क्या था, ये 1985 के अंदर 1/3 अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के 1/3 मेंबर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते थे तो उसे मर्जर बोला जाता था। ठीक है, मर्जर बोला जाता था। बाद में क्या करा, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 91 है ना, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के 91st, इसको 91 करें। ठीक है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये जो 1/3 है इसको बढ़ा के कितना कर देगा, 2/3। ठीक है, अब ये कर दिया गया अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज हो जाते हैं तो उसे मर्जर बोला जाएगा। ठीक है, तो तब ये एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत केस नहीं चला जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी ही मर्ज होना चाहती है, तो फिर कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 2003 के अंदर। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह है कि अगर जैसे कोई क्वेश्चन अराइज होता है ना, किसी भी मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, डिफेक्शन के बेसिस पे अगर किसी मेंबर का डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है किसी चेयरमैन या स्पीकर के द्वारा, तो इस तरीके के जो केसेस हैं वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो केसेस हैं, अगर मान लीजिए कोई भी किसी मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन के बेसिस पे, ठीक है, किसी चेयरमैन या स्पीकर के द्वारा, तो इसे ये कौन से किस में आएंगे, जुडिशियल रिव्यू के दायरे के अंदर आते हैं। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही इन्हीं पॉइंट्स में से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, फिर आप सोचते हो कहाँ से आया। ठीक है, और देखिए अगर, और एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इससे रिलेटेड कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है। अगर इस तरीके का कोई भी केस किसी स्पीकर या चेयरमैन के पास जाता है तो कोई टाइम फ्रेम प्रिस्क्राइब नहीं है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर उसे डिफेक्शन से रिलेटेड केसेस पे अपना जजमेंट देना पड़ेगा। इसीलिए महाराष्ट्र के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, महाराष्ट्र के जो स्पीकर हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए तो डेडलाइन दी है, क्योंकि कोई टाइम फ्रेम नहीं है तो वो पड़ा ही रहेगा, आगे तक चलता रहेगा। उस चीज़ को रोकने के लिए टाइम फ्रेम होना जरूरी है। तो आगे चल के ये देखा जा सकता है कि कोई टाइम फ्रेम भी लाया जा सके इसके लिए। ठीक है, आ जाइए आगे। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2014 के अंदर। ठीक है, UPSC सिविल सर्विस एग्जाम में, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन। तो एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड कौन सा शेड्यूल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बताइए। 2nd शेड्यूल है, 5th शेड्यूल है, 8th शेड्यूल है या 10th शेड्यूल है। और आपको क्या करना है, ये जितनी भी शेड्यूल्स हैं ना, इनके ईयर लिखने हैं।
ठीक है। ईयर कमेंट सेक्शन में लिखना है, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। और आपको देखो, आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेगा वो और थोड़ा आगे निकल जाएगा बच्चों से, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इनके ईयर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर थोड़ा सा और ज़्यादा कोई मेहनत करना चाहे तो वही इन शेड्यूल्स के बारे में बता सकता है कि इन शेड्यूल के अंदर क्या क्या मेंशन किया गया है ना। सेकंड शेड्यूल किससे डील करती है, फिफ्थ शेड्यूल किससे डील करती है, एट शेड्यूल किससे डील करती है, और 10th शेड्यूल किससे डील करती है। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेंड करते हैं तो आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत होती है, और एग्जाम में आप और लोगों से ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हैं। अब देखिए दूसरी खबर है यहाँ पर, रिसर्चर्स आइडेंटिफाई मशरूम स्पीसीज फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो यहाँ पर जो मशरूम मिला है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। मशरूम की जैसे कॉन्डेलियोमाइसिस है ना, ये इसकी वैरायटी मिली है। तो अब ये वैरायटी थोड़ी पूछने बैठ जाएंगे आपसे मशरूम की कौन सी, ये पूछा जा सकता है कि वेस्टर्न घाट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो वेस्टर्न घाट को 3 भागों में बांटा गया है, नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट, ठीक है, सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स एंड सदर्न वेस्टर्न घाट। जो नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट है ये गोवा वाला रीजन आपने देखा होगा, है ना, गोवा से ऊपर नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स आएंगे, ये महाराष्ट्र को पूरा कवर करते हैं, ठीक है। फिर जो सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स हैं ये कर्नाटका वाले रीजन में आपको मिलेंगे, पूरा पूरा कर्नाटका कवर कर रहे हैं। और जो सदर्न वेस्टर्न घाट्स हैं ये केरला वाले रीजन में आपको मिलते हैं, ठीक है। इसके बीच में आपको मिलता है नीलगिरी पहाड़ियां, ठीक है। तो नीलगिरी की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, डोडा बेटा है कि अन्नामलाई है। अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक का नाम अन्नाईमुड़ी है, ठीक है। तो कौन सी हाईएस्ट पीक है, डोडा बेटा या अन्नाईमुड़ी, बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, थोड़ा सा मैं आपके लिए ये हिल्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया भी लेकर आया हूँ, तो आपको पढ़ देता हूँ। यहाँ पर देखो वेस्टर्न घाट्स हो गए, 3 भागों में बांट सकते हैं अपन को, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है ये इसको बोलेंगे नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट, ये हो जाएगा सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स, और ये हो जाएगा सदर्न वेस्टर्न घाट्स, और बीच में यहाँ पर हो जाएंगे अन्नामलाई हिल्स, ठीक है। अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक है अन्नाईमुड़ी, और नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और सबसे लास्ट टिप पर है कौन से, कार्डमोम हिल्स, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इनके ऑर्डर्स लगाने के लिए बोले गए। अब ये वेस्टर्न घाट्स के जो हिल्स दिखाई दे रहे हैं तो इनको नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए दे दिया जाता है, या साउथ टू नॉर्थ, तो वाइस वर्सा ये आपसे कैसे भी क्वेश्चन में अरेंज करवा सकते हैं। तो इनकी लोकेशन इस तरीके से याद कर लीजिए। और देखिए ये वाले जो हिल्स हैं ये सारे के सारे कौन से हैं, ईस्टर्न घाट्स के अंदर आएंगे, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं नीचे से इनके नाम पढ़ देता हूँ, देखो वरु सदर्न हिल्स, ठीक है, पालानी हिल्स, शिरुमाली हिल्स, पंचमली हिल्स, शेवरो हिल्स, जावादी हिल्स, नगरी हिल्स, पालकोंडा हिल्स, ठीक है। तो ये जो हिल्स के नाम है ये आपको साउथ टू नॉर्थ अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ये ईस्टर्न घाट्स में। और अब ईस्टर्न घाट्स पे क्वेश्चन पूछने लगी हैं यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ईस्टर्न घाट्स में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि नॉर्दर्न सरकार कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट्स में या ईस्टर्न घाट्स में। तो नॉर्दर्न सरकार कहाँ पर है, ईस्टर्न घाट्स में मिलते हैं हमें, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। आज ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर खबर है कि मॉइस्ट ओपन फायर, ठीक है। तो मॉइस्ट ने क्या हुआ, यहाँ पर है ना खुलेआम फायरिंग की है। तो ये कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है ये अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पर, इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है। तो अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, ठीक है। तो केरला कहाँ पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है इधर, ठीक है। तो यहाँ पर इस जगह में केरला पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या है, कुन्नूर, KUNNUR, ठीक है, कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट केरला में ये अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिल जाएगी। आ जाइए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। देखिए मनरेगा वर्कर्स इन बंगाल सीक्स वर्क अंडर द खेला होबे, ठीक है। तो ये खेला होबे टर्म क्या है, ठीक है, ये स्कीम है जो वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई। इसके अंदर जो मनरेगा के वर्कर्स हैं उनको अलग से क्या होगा, जॉब दी जा रही है, ठीक है, उनको वर्क दिया जा रहा है, काम दिया जा रहा है, ठीक है। तो खेला होवे टर्म क्या है, कहाँ से एग्जाम में आपसे रिलीवेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। तो देखो खेला होवे से ये पूछा जा सकता है कौन सी सरकार, कौन सी स्टेट के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है। तो ये वेस्ट बंगाल के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है। खेला होवे टर्म का मतलब क्या होता है, तो खेला होवे टर्म का मतलब ही होता है कि द गेम इज बिग ऑन, ठीक है, अब खेल स्टार्ट हो चुका है। एक्चुअली क्या होता है, खेला होवे एक दो, जैसे मान लीजिए राइवल पार्टीज होती है ना, उसमें से एक पार्टी अपने आप को सुप्रीम दिखाते हुए बोलती है अब खेल स्टार्ट हो चुका है, अब मैं नहीं रुकूंगा। जैसे कि अब मैंने यूपीएससी या आरपीएससी या एसएससी किसी एग्जाम की तैयारी करना चालू कर दी है, अब मैं जब तक सिलेक्शन नहीं ले लूंगा तब तक मैं नहीं रुकूंगा, ठीक है। तो मेरा खेल क्या है, स्टार्ट हो चुका है, अब मुझे और कुछ नहीं समझ आ रहा, ठीक है। तो द गेम इज ऑन, ठीक है। जब आप
आप ये चीज़ें, ये वाला कंसेप्ट लेकर, ये वाली एनर्जी लेके किसी खेल को स्टार्ट करते हैं ना, अब खेल स्टार्ट हो चुका है, अब मैं इससे क्विट नहीं कर सकता, ठीक है, तब उस खेल को आप हर प्रयास करते हैं उस खेल को जीतने के लिए, ठीक है। तो यही वाली आपकी एनर्जी होनी चाहिए, और ये एनर्जी के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप 100% जीतेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, खेला होवे, ये बंगाली लैंग्वेज का स्लोगन है, जिसका सिंपल सा मतलब है द गेम इज ऑन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खेला होवे किससे रिलेटेड है, तो बंगाल में वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा एक स्कीम लाई गई है, जो मनरेगा वर्कर्स हैं उनको जॉब दी जा रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जाते जाते कर लेते हैं आपसे क्वेश्चन। देखो यहाँ पर आज के न्यूज़पेपर में इतनी ही खबरें थी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलीवेंट थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अलावा कोई और इतनी इंपॉर्टेंट खबर लगी नहीं है, बाकी सारी वही डेली रूटीन की खबरें थी। तो अब देखिए जाते जाते क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क का, ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन है। तो आपको क्या लिखना है, होमवर्क क्वेश्चन HW क्वेश्चन करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए आपको बताना है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ का 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से ईयर के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आपके सामने चार ऑप्शन हो जाएंगे, 2001 में, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 2002 के अंदर, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 2003 के अंदर, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 2004 के अंदर। तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है कि एंटी डिफेक्शन जो लॉ है, ठीक है, एंटी डिफेक्शन कानून जो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अंदर ये कहा गया है कि 2/3 मेजोरिटी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज हो जाती है तो उसे मर्जर बोला जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। मर्जर कब बोला जाएगा, जब 2/3 पॉलिटिकल पार्टी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किसी दूसरी अन्य पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज हो जाती है तो उसे मर्जर बोला जाता है, तब उसे वो एंटी डिफेक्शन कानून के तहत उसको पनिश नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 2001 में, 2002 में, 2003 में या 2004 में इस कानून को इंट्रोड्यूस किया गया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहे, अपना ध्यान रखें।